गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चाइना बिटवीन 1911 टू 1949, 1911 से 1949 तक चीन का इतिहास। 1911 से लेकर के 1949 तक हम चीन के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। पहले हम 1911 से 1949 तक चीन का इतिहास की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, चीन प्राचीन संस्कृति और विरासत वाला देश है। चीन क्या है? प्राचीन संस्कृति और विरासत वाला देश है। कई अन्य राष्ट्रों के विपरीत लगभग पूरा चीन कई शताब्दियों तक एक ही अधिकार के अधीन था। जो चीन था कई शताब्दियों तक एक ही अधिकार के अधीन था। कई राजवंशों ने चीन पर शासन किया, जैसे कि जिया, सांग, हान, तांग आदि। बहुत विभिन्न प्रकार के राजवंशों उन्होंने चीन पर शासन किया था। नेक्स्ट है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश किंग राजवंश, जिसे मंचू राजवंश भी कहा जाता है, वह था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? किंग राजवंश, जिसको मंचू राजवंश भी कहते हैं, वह था। मंचू राजवंश ने 1644 से 1912 की अवधि तक चीन पर शासन किया। मंचू राजवंश ने 1644 से 1912 की अवधि तक चीन पर शासन किया। उसके बाद 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। उसके बाद क्या होगा? 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो ये कुछ पॉइंट थे चीन के बारे में। क्या था? पहला, चीन प्राचीन संस्कृति और विरासत वाला देश है। दूसरा क्या है? पूरा चीन कई शताब्दियों तक एक ही अधिकार के अधीन रहा। तीसरा क्या था? चीन पर कई राजवंशों ने शासन किया, जैसे जिया, सांग, हान, तांग आदि। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था किंग राजवंश, जिसको हम मंचू राजवंश भी कहते हैं। मंचू राजवंश ने 1644 से 1912 तक की अवधि पर शासन किया। उसके बाद 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चीन के जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। हम देखते हैं पहले, तो चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 1911 से लेकर 1949 तक चीन का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं बक्सर का विद्रोह। बक्सर विद्रोह या येहेतुआन आंदोलन एक हिंसक, जैनोफोबिक और ईसाई विरोधी आंदोलन था। बक्सर विद्रोह था जो येहेतुआन आंदोलन एक हिंसक, जैनोफोबिक और ईसाई विरोधी आंदोलन था, जो चीन में 1898 और 1900 के बीच किंग राजवंश के अंत में हुआ था। तो चीन में कब हुआ? 1898 और 1900 के बीच में किंग राजवंश के समय हुआ था। इसे मिलिशिया यूनाइटेड इन राइटियसनेस येहेतुआन द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिलिशिया यूनाइटेड इन राइटियसनेस, यानी कि येहेतुआन द्वारा, जिसे अंग्रेजी में जाना जाता है मुक्केबाज, और प्रोटो राष्ट्रवादी भावनाएं और विदेशी साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म की से प्रेरित थी। अंग्रेजी में जिसे क्या जानती है? मुक्केबाज और प्रोटो राष्ट्रवादी भावनाओं और विदेशी साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के विरोध से ये लोग प्रेरित थे। महान शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और चीनी सेना को हरा दिया। महान शक्तियों ने क्या किया? हस्तक्षेप और चीनी सेना को हरा दिया। ये बक्सर विद्रोह था। हम देखेंगे चीनी क्रांति 1911-12। 1911 में सिन्हाई क्रांति ने पूरी दक्षिणी चीन में व्यापक विद्रोह ला दिया। व्यापक रूप से चीनी क्रांति 1911-12 के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक विद्रोह, जिसने 1912 में किंग या मांचू राजवंश को फाड़ फेंका और एक गणतंत्र बनाया। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में हुई थी। संन्यास सेन इसमें प्रमुख थे। चीनी क्रांति में जो एक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक विद्रोह हुआ था, जिसने जो मंचू साम्राज्य है उसको उखाड़ फेंका था। अनंतिम रिपब्लिक सरकार सुन यात सेन 1912। अनंतिम रिपब्लिक, चूंकि मंचू वंश समाप्त हो गया था, तो एक सरकार बनी थी, अनंतिम रिपब्लिक सरकार सुन यात सेन 1912। सिन्हाई विद्रोही सैनिकों ने अगले वर्ष संन्यास सेन के तहत नानजिंग में एक अस्थायी सरकार की स्थापना। सिन्हाई विद्रोही सैनिकों ने क्या किया? अगले वर्ष संन्यास सेन के तहत नानजिंग में
अस्थायी सरकार की स्थापना की। एक अनंतिम गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई थी। डॉक्टर sun यat-sen नानजिंग में राष्ट्रपति बने, परंतु यह कुछ महीनों तक ही चलाई। sun यat-sen ने जनरल स्वान सेकाई को पदभार देते हुए इस्तीफा दे दिया। sun यat-sen ने एक रिपब्लिक सरकार बना ली, परंतु उनकी जो पार्टी थी राष्ट्रवादी पार्टी, उस पर युवान सेकाई ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से उनको जापान भागना पड़ा। इसलिए भी अपने पद से इस्तीफा दे करके युवान सेकाई को अपना पदभार सौंप के चले गए। हम देखेंगे तानाशाही युवान सेकाई 1912 से 16 तक। युवान सेकाई मांचू राजवंश के अधीन एक मंत्री थे। उन्होंने खुद को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनाने का प्रयास किया। युवान सेकाई क्या थे? मंचू राजवंश था, उनके अधीन एक मंत्री थे। उन्होंने खुद को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनने का प्रयास किया और फिर 1915-16 में अपने आप को सम्राट के रूप में साहसपूर्वक एक नई शाही राजवंश की घोषणा कर दी। जो युवान सेकाई थे, पहले तो वो मंचू राजवंश के अधीन मंत्री थे, वे राष्ट्रपति बनना चाहते थे जीवन भर के लिए, इसलिए उन्होंने 1516 में अपने आप को सम्राट के रूप में साहसपूर्वक एक नए शाही राजवंश की घोषणा कर दी। उन्होंने बीजिंग से शासन किया। कहाँ शासन किया था? बीजिंग से। हम देखेंगे सरदार युग 1916 से 28 तक। सरदार युग चीन गणराज्य के इतिहास में एक अवधि थी। सरदार युग चीन गणराज्य के इतिहास में एक अवधि थी जब देश का नियंत्रण मुख्य भूमि क्षेत्रों में अपने सैन्य समूहों के बीच विभाजित किया गया था। यह वह अवधि थी जब देश में जो भूमि थी उसका जो नियंत्रण था सैन्य समूहों के बीच विभाजित कर दिया गया था। पहला संयुक्त मोर्चा 1923 से 1927 तक। पहला संयुक्त मोर्चा कब से कब तक? 1923 से 1927 तक। कुओमिंतांग KMT पार्टी है, कुओमिंतांग KMT, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC। कुओमिंतांग को क्या बोलेंगे? KMT। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को क्या नाम देंगे? CPC। का पहला संयुक्त मोर्चा KMT CPC गठबंधन के रूप में जाना जाता है। पहला गठबंधन का किसके रूप में जाना जाता है? KMT और CPC गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इसका गठन 1923 में चीन में युद्धवाद को समाप्त करने के लिए एक गठबंधन के रूप में किया गया था। जैसे बताया गया है, चीन में दो पार्टियां थी, परंतु इन दोनों का यहाँ गठबंधन हो गया था 1923 में। किसके लिए हुआ था? युद्धवाद को समाप्त करने के लिए। साथ में उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना का गठन किया और 1926 में उत्तरी अभियान पर निकल पड़े। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना का गठन किया और 1926 में उत्तरी अभियान पर निकल पड़े। CPC व्यक्तियों के रूप में KMT में शामिल हो गया। CPC व्यक्तियों के रूप में किसमें शामिल हो गया था? KMT में, जिसने साम्यवाद को फैलाने में मदद करने के लिए संख्या में KMT की श्रेष्ठता का उपयोग किया। दूसरी ओर KMT कम्युनिस्टों को भीतर से नियंत्रित करना चाहती थी। तो KMT है वो कम्युनिस्टों को क्या करना चाहती थी? भीतर से नियंत्रित करना चाहती थी। दोनों पार्टियों के अपने अपने लक्ष्य थे और मोर्चा टिकाऊ नहीं था। 1927 में राष्ट्रवादी फील्ड मार्शल जनरल सिमू चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को मोर्चे से हटा दिया, जबकि उत्तरी अभियान अभी भी आधा अधूरा था। तो पहला जो संयुक्त मोर्चा था 1923 में बना था। KMT और CPC गठबंधन के रूप में इसको जाना जाता था। इन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना का गठन किया। 1926 में उत्तरी अभियान पर निकल पड़े। CPC व्यक्तियों के रूप में KMT में शामिल हो गया था, जिसने साम्यवाद को फैलाने में मदद करने के लिए संख्या में KMT की श्रेष्ठता का उपयोग किया। दूसरी ओर KMT कम्युनिस्टों को भीतर से नियंत्रित करना चाहती थी। दोनों पार्टियों के अपने अपने लक्ष्य थे और मोर्चा टिकाऊ नहीं था। 1927 में राष्ट्रवादी फील्ड मार्शल जनरल सिमू चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को मोर्चे से हटा दिया, जबकि उत्तरी अभियान अभी भी आधा अधूरा था। इससे दोनों पक्षों के बीच एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जो आने वाले दूसरे चीन जापानी युद्ध की तैयारी के लिए 1936 में द्वितीय संयुक्त मोर्चा के गठन तक चली। तो कब तक चली? गृह युद्ध की स्थिति बन गई दोनों के बीच, क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य थे। यह जो गृह युद्ध की स्थिति है वह कब तक चलती रही? चीन जापान युद्ध की तैयारी के लिए 1936 में, जब तक कि द्वितीय संयुक्त मोर्चा का गठन नहीं हो गया।
हम देखेंगे उत्तरी अभियान का भी चर्चा हुई। उत्तरी अभियान क्या था? 1926 से 1928। उत्तरी अभियान 1926 से 1928 तक कुओमितांग KMT के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान था। उत्तरी अभियान क्या था? उत्तरी अभियान 1926 से 1928 तक कुओमितांग के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य बेयांग सरकार के साथ साथ स्थानीय सरदारों के शासन को समाप्त करके चीन को अपने नियंत्रण में एकजुट करना था। जो उत्तरी अभियान था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उस समय बेयांग सरकार थी उसके साथ साथ जो स्थानीय सरदारों का शासन था उसको समाप्त करना और चीन को अपने नियंत्रण में एकजुट करना था। इसने सरदार युग का अंत कर दिया। 1928 में चीन के पुनर्मिलन और नानजंग सरकार की स्थापना का नेतृत्व किया। इसने क्या किया? सरदार युग का अंत किया और 1928 में चीन के पुनर्मिलन और नानजंग सरकार की स्थापना का नेतृत्व किया। अब देखेंगे नानजंग दशक और गृह युद्ध 1927 से 1937 का देखने वाले हैं हम। नानजिंग दशक देखते हैं। नानजिंग दशक या स्वर्णिम दशक गणराज्य में 1927 से 1937 तक का दशक था। नानजिंग जो दशक था, स्वर्णिम दशक चीन गणराज्य में 1927 से 1937 तक का दशक था। यह तब शुरू हुआ जब राष्ट्रवादी जनरल शिमू चियांग काई शेक ने 1927 में उत्तरी अभियान के माध्यम से जीली क्लिक सरदार सुन चुआंगफांग से शहर को आधे रास्ते पर ले लिया। यह कब शुरू हुआ था? जब राष्ट्रवादी जनरल शिमो चियांग काई शेक ने 1927 में उत्तरी अभियान के माध्यम से जीली क्लिक सरदार सुन चुआंगफांग से शहर को आधे रास्ते पर ले लिया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया। अभियान तब तक जारी रहा जब तक कि बीजिंग में प्रतिद्वंदी बेयंग सरकार 1928 में हार नहीं गई। कब तक जारी रहा? जब तक कि बीजिंग में जो प्रतिद्वंदी सरकार बेयंग सरकार थी वह हार नहीं गई। लेकिन साथ ही चीनी राष्ट्रवादी पार्टी कौन सी? कुओमितांग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चीनी गृह युद्ध छिड़ गया। क्या होगा? क्योंकि दोनों पार्टियों की अपने अलग अलग, दोनों पार्टियों ने गठबंधन बनाया था, पर दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे जिसके कारण में विरोध होता रहता था वह जिससे चीनी गृह युद्ध छिड़ गया। 1927 में कम्युनिस्टों की सफाई के साथ शुरू हुआ चीनी गृह युद्ध दिसंबर 1936 में दूसरे संयुक्त मोर्चे के गठन तक जारी रहेगा। 1927 में कम्युनिस्टों का सफाया हो गया और चीनी गृह युद्ध 1936 तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान राष्ट्रवादियों ने घेराबंदी अभियानों का उपयोग करके कम्युनिस्टों को नष्ट करने की कोशिश की। ठीक है। शहरी युद्ध की प्रारंभिक कम्युनिस्ट रणनीति की विफलता के कारण माओ से तुंग का उदय हुआ, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की वकालत की। इसने माओ से तुंग जो राष्ट्रवादी जो सामंतवादी कम्युनिस्ट नेता था, उसने गुरिल्ला युद्ध की वकालत की। गुरिल्ला युद्ध की वकालत किसने की थी? माओ से तुंग। ये किसका नेता था? कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। देखते हैं माओ। दूसरा संयुक्त मोर्चा 1937 से 1941। दूसरा जो संयुक्त मोर्चा वो कब बना? 1947 से 1941। दूसरा संयुक्त मोर्चा चीनी राष्ट्रवादी पार्टी कुओमितांग या KMT और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के बीच दूसरे चीन जापानी के दौरान जापानी आक्रमण का विरोध करने के लिए संक्षिप्त गठबंधन। इन दोनों का गठबंधन पहले भी बन गया था, लेकिन 1937 और 1941 में फिर से इन्होंने गठबंधन कर लिया। क्यों? दूसरा जो चीन जापान का युद्ध होना था उसका विरोध करने के लिए। इसके बीच में दशक में क्या होता रहा? दोनों के बीच गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। युद्ध जिसने 1937 से 1941 तक चीनी गृह युद्ध को स्थित कर दिया, क्योंकि चीन में गृह युद्ध चल रहा था। किसके बीच चल रहा था? KMT और CPC के साथ। दोनों ने यहाँ गठबंधन कर लिया, इस कारण से जो गृह युद्ध था 37 से 41 तक स्थगित हो गया। हम देखेंगे चीनी गृह युद्ध 1927 से 1950 तक चला गया। इसके बारे में चीनी गृह युद्ध चीन गणराज्य की कुओमितांग की नेतृत्व वाली सरकार के प्रति वफादार दलों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC के प्रति वफादार बलों के बीच लड़ा गया था। जो चीनी गृह युद्ध है वो जो कुओमितांग पार्टी के जो नेतृत्व करने वाली सरकार से जो भी जितने भी लोग वफादार थे उनके और कम्युनिस्ट पार्टी के जो वफादार थे उनके बीच में लड़ा गया था।
युद्ध अगस्त 1927 में चियांग काई शेक के उत्तरी अभियान के साथ शुरू हुआ और अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया जब 1950 में प्रमुख सक्रिय युद्ध समाप्त हो गया। 1927 में शुरू हुआ और 1950 में समाप्त हो गया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंततः दो वास्तविक राज्य ताइवान में चीन गणराज्य ROC पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ मुख्य भूमि, चीन में चीन PRC दोनों चीन की वैध सरकार होने का दावा करती है। संघर्ष के बाद क्या हुआ, दो वास्तविक राज्य बन गए। एक ताइवान में कौन सी पार्टी है, चीन गणराज्य, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ मुख्य भूमि चीन में क्या है, चीन PRC दोनों चीन की वैध सरकार होने का दावा करते हैं। युद्ध ने कम्युनिस्ट CPC और KMT के राष्ट्रवाद के ब्रांड के बीच एक वैचारिक विभाजन का प्रतिनिधित्व किया। इस युद्ध ने क्या किया, जो कम्युनिस्ट और CPC और KMT के राष्ट्रवाद के ब्रांड के बीच एक वैचारिक विभाजन का प्रतिनिधित्व किया। 1947 के अंत तक गृह युद्ध रुक कर जारी रहा। 1937 के अंत तक गृह युद्ध रुक कर जारी रहा, जब दोनों पक्ष एक जापानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दूसरा संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आ गए। जापान के साथ शत्रुता समाप्त होने के एक साल बाद 1946 में चीन का पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया। जब जापान के साथ शत्रुता समाप्त हो गई तो 1946 में फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। 4 और वर्षों के बाद 1950 ने प्रमुख सैन्य शत्रुता की समाप्ति देखी, जिसमें नव स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने मुख्य भूमि यानी हेनान शहर को नियंत्रित कर लिया। ये 1927 से 1950 के बीच जो गृह युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी थी। और चीन गणराज्य के अधिकार क्षेत्र को ताइवान, पेंगू, क्यूमू, मात्सु और कई बाहरी द्वीपों तक सीमित रखा। चीन गणराज्य का जो अधिकार क्षेत्र है उसको ताइवान, पेंगू, क्यूमू, मात्सु और कई बाहरी द्वीपों तक घोषित रखा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में सत्ता में आ गई। देखते हैं चीनी कम्युनिस्ट क्रांति या 1949 की क्रांति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 1981 में स्थापना हुई थी। और चीनी गृह युद्ध जो 1946 से 1949 दूसरे भाग के बाद से सत्ता में आ गई थी जी पार्टी। आधिकारिक मीडिया में इस अवधि को मुक्ति के युद्ध के रूप में जाना जाता है। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में, और 1949 में जी क्या हुई थी, सत्ता में आई थी। और 1946 से 1949 तक गृह युद्ध चल गया था, जो दूसरा गृह युद्ध था। इसी अवधि को हम क्या बोलते हैं, मुक्ति के युद्ध के रूप में भी इसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं चीन पर प्रमुख काले निशान। प्रमुख काले निशान का क्या मतलब है, चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, लेकिन उसके बाद में सांस्कृतिक क्रांति हुई। उस सांस्कृतिक क्रांति में बहुत सारी मौतें हुई, अकाल भी पड़ा, जिसके कारण उसके कुछ काले निशान के रूप में उनको बताया गया है। 1949 के बाद PRC पर प्रमुख काले निशान सामूहिक हत्याएं हैं। प्रमुख काले निशान क्या है, सामूहिक हत्याएं की गई थी सांस्कृतिक क्रांति में। जो सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक चली थी उसमें हुई थी, और तियानमेन स्क्वायर विरोध के साथ हुई थी। ये हत्याएं हैं 1966 से 1976 के बीच में हुई थी सांस्कृतिक क्रांति के कारण, और तियानमेन स्क्वायर विरोध के साथ भी ये हुई थी। ये सभी आपने देखा है। चीन का इतिहास 1911 से 1949 तक, इसके बीच की अवधि के बारे में चीन में क्या क्या हुआ। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए